हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महर्षि अरविंद घोष जी के शैक्षिक विचार के बारे में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उनके शैक्षिक विचार ही नहीं बल्कि उनके लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और इसके साथ ही साथ उनके पर्सपेक्टिव में शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा की कौन सी भूमिका होनी चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो इन सभी पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है आपके बीएड फर्स्ट ईयर के फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य सब्जेक्ट से लिया गया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो भारत के सभी दार्शनिकों में से श्री अरविंद ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एक योगी तथा एक दार्शनिक दोनों रूपों में फेमस हैं। वे भारत में बहुत ही सम्मानित और उसके महानतम पुत्रों में से एक माने जाते हैं। वे केवल एक दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री ही नहीं बल्कि उसके साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व अत्यंत विराट है। मतलब कि वे एक महायोगी, कर्मयोगी, सिद्ध पुरुष, एक दिव्यात्मा थे, एक विलक्षण बुद्धिजीवी, कल्पना के कवि थे, राष्ट्रीयता के अग्रदूत और भारतीय संस्कृति के उपासक थे, है ना। तो इस प्रकार से उनके लिए जितना भी बोला जाए वो वर्ड्स कम ही हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में महर्षि अरविंद जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। तो इस प्रकार से अरविंद जी का दार्शनिक विचारधारा उनके योग सिद्ध पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम महर्षि अरविंद जी के लाइफ से रिलेटेड और उनका शिक्षा में जो योगदान रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है राइट कमेंट ऑन श्री अरविंद इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो श्री अरविंद जी के एकीकृत शिक्षा पर टिप्पणी लिखो करके आता है। वहीं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन में अरविंद जी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए करके आता है। और इसी क्वेश्चन को आपका घुमा फिरा कर इस टाइप का भी पूछा जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है। श्री अरबिंदोस फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन हिज योग सिद्धा, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन उनके योग सिद्ध पर आधारित है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। वहीं इसके थर्ड टाइप के क्वेश्चन में कि श्री अरविंद जी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करते हुए उनके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड, करिकुलम, शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इनकी विवेचना कीजिए करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इन सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है ना, तो उसके आंसर में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, है ना। तो जो कि इस प्रकार से हैं, है ना। तो इसमें आपका अरविंद जी के बायोग्राफी के बारे में बताना पड़ेगा, है ना। उनके लाइफ फिलॉसफी मतलब कि जीवन दर्शन के बारे में बताना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग शिक्षा का मीनिंग, डेफिनेशन, है ना। इन तीनों पॉइंट को आप इंक्लूड करके बता सकते हो अपने आंसर में, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसके थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा जीवन परिचय, है ना, अरविंद घोष जी का बायोग्राफी। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जीवन दर्शन, कि अरविंद जी के अकॉर्डिंग उनके जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण थे, है ना। वही नेक्स्ट पॉइंट रहेगा योग दर्शन, जिसको आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन में इसको इंक्लूड करना ही करना है ना। वही इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा शिक्षा दर्शन, एजुकेशन फिलॉसफी। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा श्री अरविंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अरविंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टीचिंग मेथड्स, इन्होंने कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को दिए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अनुशासन, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। वही नेक्स्ट पॉइंट रहेगा शिक्षक का स्थान, प्लेस ऑफ टीचर। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बालक का स्थान, प्लेस ऑफ स्टूडेंट। सेकंड लास्ट पॉइंट रहेगा विद्यालय, विद्यालय कैसा होना चाहिए अरविंद जी के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा श्री अरविंद जी का शिक्षा में योगदान। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अरविंद जी से रिलेटेड लगभग सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है, इसीलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर आपको इस वीडियो को पूरा नहीं देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, तो आपको जिस भी पॉइंट को देखना है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा जीवन परिचय।
तो श्री अरविंद घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम था डॉक्टर कृष्णधन घोष। इनकी माता का नाम था स्वर्णमाला देवी। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें इंग्लिश में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप इसमें इंग्लिश में भी देख सकते हैं, है ना। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई दार्जिलिंग के अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में। 2 वर्ष के बाद उन्हें शिक्षा प्राप्त के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। तो वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने लंदन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद 1893 में अपने स्वदेश आ गए, भारत, है ना। तो इस प्रकार से श्री अरविंद घोष जी की मृत्यु हुई 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में। अब नेक्स्ट पॉइंट है श्री अरविंद जी का जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी ऑफ श्री अरविंद जी। तो इस पॉइंट में फ्रेंड्स हमें ये ध्यान में रखना है कि श्री अरविंद जी के अकॉर्डिंग उन्हें अपने जीवन के प्रति और मनुष्य के जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण थे या फिर कौन से दृष्टिकोण थे, है ना। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि श्री अरविंद घोष जी का दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, है ना, आदर्शवादी था, और इसके साथ ही साथ उनका दृष्टिकोण एक नेचरलिस्टिक भी था। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ द अटेनमेंट ऑफ ट्रू कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। तो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से श्री अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग यह जो मनुष्य का जीवन है उसका अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति, चित्त मतलब कि मन की एकाग्रता और आनंद की प्राप्ति है ना। वही नेक्स्ट पॉइंट है नोविंग द इम्प्रेगनेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स इज द ट्रू नॉलेज। भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों की अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि श्री अरविंद घोष जी का जो दृष्टिकोण था वह एक आदर्शवादी होने के साथ ही साथ वह एक नेचरलिस्टिक, एक प्रकृतिवादी भी थे, है ना। तो इस प्रकार से उनका यह मानना है कि भौतिक और आध्यात्मिक तत्व मतलब कि भौतिक तत्व मतलब कि जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, इस संसार में विद्यमान है, वो हो गया। आध्यात्मिक तत्व मतलब कि वो हमारे सामने हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में होता है। तो इस भौतिक और आध्यात्मिक तत्व की अभेद को जानना ही, उसमें अंतर को जानना ही सच्चा ज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट है मैन इज़ द बेस्ट वेजाइना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि आध्यात्मिकता क्या कहता है कि यह जो हमारा जो मनुष्य शरीर है वो 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य जीव को धारण किया है ना। तो इसमें श्री अरविंद जी ने सभी जीवों में से मनुष्य जीव को, मनुष्य की योनि को सर्वोत्तम माना है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्म योग फॉर दी अटेनमेंट ऑफ स्टेटली चिट ब्लिस। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पास थोड़ा मिस्टेक है ना। इसमें चित मतलब कि यहाँ पास माइंड रहेगा, है ना। वही ब्लिस मतलब कि आनंद की प्राप्ति हो गया। सत मतलब कि यहाँ पास स्टेटली है ना। तो आप लोग यहाँ पास करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका चित्त है। चित्त मतलब होता है हमारा माइंड। तो इस प्रकार से अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग सत, चित्त और आनंद की प्राप्ति के लिए कर्मयोग आवश्यक है। भाई जब हम कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, तभी तो हम सत्य की ओर, किसी भी चीज़ की वास्तविकता की ओर अग्रसर होंगे ना, और हमारा माइंड, हमारा चित्त भी स्थिर होगा, डेवलप होगा, और तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। तो इस प्रकार से इन तीनों चीज़ के लिए कर्मयोग आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है योग दर्शन, योगा फिलॉसफी। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग का जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि श्री अरविंद घोष जी का दार्शनिक विचारधारा उनके योग सिद्ध पर बेस्ड है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको पूछा जाता है, तो उसमें आपको याद से किसी भी हालत में इस पॉइंट को भूलना नहीं है, आपको इस पॉइंट को इंक्लूड करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो अरविंद घोष जी के योग दर्शन को थ्री पॉइंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ अरविंदास योग फिलॉसफी, कि अरविंद के योग दर्शन की तत्व मीमांसा। वही नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इनके योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा। वही नेक्स्ट पॉइंट रहेगा द वैल्यू ऑफ द फिलॉसफी ऑफ योग फिलॉसफी ऑफ श्री अरबिंदो, है ना। तो अरविंद जी के अकॉर्डिंग योग दर्शन की मूल्य मीमांसा। तो ये तीनों मीमांसा ही क्या है, अरविंद घोष जी के योग दर्शन है। तो इन तीनों पॉइंट को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग योग दर्शन की तत्व मीमांसा।
एलिमेंट्स ऑफ अरविंदास योग फिलॉसफी, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पॉइंट को समझना है तो आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा और वो है तत्व, है ना। तो इस संसार में दो तरह के तत्व होते हैं, दो तरह के वस्तु एग्जिस्ट करते हैं, उसका अस्तित्व है जड़ तत्व और दूसरा है आपका चेतन तत्व, चेतन वस्तु, है ना। तो जड़ मतलब कि निर्जीव, जिसमें प्राण ही ना हो, जान ही ना हो, और चेतन मतलब कि जिसमें प्राण हो। तो इसमें से आपका जड़ चीज़ लाइक दिस आपका पेड़ पौधे, पत्थर कंकड़, पहाड़, नदियाँ, ये सभी क्या है आपके जड़ वस्तुएं हैं। और चेतन मतलब कि हम जितने भी जीव हैं वो सब क्या है, चेतन हैं। तो इस प्रकार से इसमें श्री अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग कि चेतना के रूप हैं, चेतना जड़ वस्तुओं, पत्थर, पेड़ पौधे, लघु जीव में विकसित होती हुई मनुष्य तक पहुंचती है। इसको आप लोग ध्यान से समझना। इसमें हम सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं, फिर हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। श्री अरबिंदो कंसीडर्स ब्रह्म एज ट्रूथ एंड गॉड एज सत्य चित्त आनंद। ही एक्सेप्ट द सोल एज द मेल फॉर्म ऑफ गीता, है ना। तो श्री अरविंद जी ने ब्रह्म को सत्य और ईश्वर को सत्य चित्त आनंद के रूप में माना है और आत्मा को वे गीता के पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें श्री अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग जब हम मनुष्य शरीर को धारण करते हैं तो उससे पहले हमें कई लाख योनियों को पार करना होता है, उसमें से कई उतार कई चढ़ाव आते हैं और इसी को उन्होंने कहा है अवरोहण और आरोहण। और तो इसमें अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग जो मनुष्य योनि है वो 84 लाख योनियों को पार करके एक मनुष्य योनि को धारण किया हुआ है। तो इस मनुष्य रूपी जीव को धारण करने से पहले मनुष्य जो है जड़ वस्तुओं जैसे कि पत्थर हो गया, पेड़ पौधे हो गया, है ना, या फिर लघु जीव कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी रूप है, इन सभी योनियों को पार करते हुए लघु जीव में विकसित होती हुई मनुष्य योनि में पहुंचती है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको इनके योग दर्शन को समझना है तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आपको इसको आध्यात्मिकता की दृष्टिकोण से देखना है कि मतलब कि यह जीवात्मा विभिन्न योनियों में होती हुई मनुष्य योनि में आती है और शरीर के माध्यम से सत्य की ओर बढ़ती है और यह क्रम जो है लगातार निरंतर चलते रहता है। तो इस प्रकार से जीवन का उद्देश्य है सच्चिदानंद मतलब कि ईश्वर की प्राप्ति। नेक्स्ट पॉइंट है श्री अरविंद के योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा, नॉलेज ऑफ द फिलॉसफी ऑफ योग फिलॉसफी ऑफ श्री अरबिंदो, है ना। तो इसमें योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा, तो इसमें आपको नॉलेज को, ज्ञान को ध्यान में रखना है। तो इसमें अरविंद घोष जी ने ब्रह्म को ही सबका सभी चीज़ों का मूल तत्व माना है ना, चाहे वह भौतिक तत्व हो चाहे वह आध्यात्मिक तत्व हो, है ना। तो इस प्रकार से श्री अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग कि इन दोनों में अभेद को समझना ही सच्चा ज्ञान है। तो इस प्रकार से अरविंद घोष जी ने ज्ञान को यूटिलिटी के बेसिस पर, उपयोगिता के दृष्टिकोण से ज्ञान के दो भेद बताए हैं, जिसमें से फर्स्ट है मटेरियल नॉलेज इज द वर्ड नॉलेज, इट इज सिंपल नॉलेज, कि द्रव्य ज्ञान सांसारिक ज्ञान है और यह साधारण ज्ञान है। मतलब कि यह जो सांसारिक ज्ञान है वह वस्तु जगत से रिलेटेड है, मतलब कि इसको हम अपने सेंसेस के थ्रू हम इसको जान सकते हैं। मतलब कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, इसके माध्यम से हम जो भी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, बहुत जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, इसको हम इजीली हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, है ना। वही इसका सेकंड टाइप का नॉलेज है इनलाइटमेंट इज हायर नॉलेज बिकॉज इट इज़ सब्टल, कि आत्मज्ञान उच्च ज्ञान है क्योंकि यह सूक्ष्म है। क्योंकि इसमें अरविंद घोष जी कहते हैं कि यह जो हमारा आत्मज्ञान है वो अंतःकरण के द्वारा होता है और उन्होंने इसके लिए योग को आवश्यक माना है। तो इस प्रकार से अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग पूर्ण योग के माध्यम से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अरविंद के योग दर्शन की मूल्य मीमांसा, द वैल्यू ऑफ द फिलॉसफी ऑफ योग फिलॉसफी ऑफ श्री अरबिंदो। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आपको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि यह जो मूल्य मीमांसा है वो तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का सम्मिलित रूप है। मतलब कि श्री अरविंद जी ने योग दर्शन को विकासवादी दर्शन कहा है ना। उसमें मन और चेतना के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब कि उसमें जड़ और चेतन वस्तु, हम इन चीज़ों के बारे में
बताया गया है। वहीं इसके ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आत्मज्ञान के बारे में बताया है, मतलब कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है ना। तो इन दोनों का मिला जुला रूप है आपका मूल्य मीमांसा। तो इस प्रकार से मूल्य मीमांसा के अंतर्गत योग साधना के लिए स्वस्थ शरीर, पवित्र मन और संयमित जीवन की आवश्यकता होती है। इसके लिए पूर्ण योग का आचरण आवश्यक है। तो इस प्रकार से श्री अरविंद घोष जी ने अपने योग दर्शन के माध्यम से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा दर्शन, एजुकेशन फिलॉसफी। तो इसमें अरविंद घोष जी के शैक्षिक विचार इस प्रकार से हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है चित्त मतलब कि माइंड, सेकंड पॉइंट है मानस माइंड, थर्ड पॉइंट है बुद्धि इंटेलिजेंस, फोर्थ पॉइंट है सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि अथवा चेतना की शक्ति, इंसाइट इनटू ट्रूथ और द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो फ्रेंड्स ये जो 3 पॉइंट है वो आपस में इंटर रिलेट हैं, आपस में संबंधित हैं, है ना। तो इसमें अरविंद घोष जी ने माइंड के, मस्तिष्क के 3 लेयर बताए हैं, है ना, जिसमें से फर्स्ट लेयर होता है, बाहरी परत होता है, वो है आपका चित्त माइंड। सेकंड है आपका मानस, उसका मतलब भी होता है माइंड। वहीं जो आंतरिक सतह है वो है आपका बुद्धि इंटेलिजेंस, है ना। तो बालक जो कुछ भी पढ़ लिख कर वह याद करता है वह इस लेयर में एकत्रित होकर रहता है। और चित्त के लिए किसी भी प्रकार की इसमें ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की बात नहीं की गई है। वहीं इसके सेकंड लेयर में अरविंद घोष जी ने मानस को, मस्तिष्क को एक मेन मस्तिष्क मानते हैं, है ना। बच्चा इस अपने सेंसेस के थ्रू वह नॉलेज गेन किया रहता है, अपने उसको कॉन्सेप्ट, उसको प्रत्यय के रूप में एक्सेप्ट करता है और उससे विचारों के रूप में बदल देता है। तो इस प्रकार से अरविंद घोष जी ने इस लेयर में बच्चे के ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण को आवश्यक मानते हैं। वहीं थर्ड लेयर है बुद्धि, यह मस्तिष्क का लास्ट लेयर है, तीसरी सतह है। इस लेयर में हमारा मस्तिष्क जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी प्रत्यय बनाए रहता है उसको वह रिकंस्ट्रक्ट करता है ना। मतलब कि इस सतह में विचार करने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार से हमारे माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी विचार पहुंचते हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित करना इस बुद्धि का, इंटेलिजेंस का ही काम है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फोर्थ पॉइंट है सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि अथवा चेतना की शक्ति, इंसाइट इनटू ट्रूथ और द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमारा जो मस्तिष्क के 3 लेयर हैं यह जो है सभी व्यक्ति में नॉर्मल होता है, सभी व्यक्ति का मस्तिष्क इस तरीके से कार्य करता है। लेकिन यह जो आपका फोर्थ पॉइंट है सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि और चेतना की शक्ति को डेवलप करना, वह एक योग साधना के माध्यम से ही संभव है। तो इसमें अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग मस्तिष्क के इस लेयर में ज्ञान का प्रकाश मिलता है और यह बहुत ही कम व्यक्ति के पास होता है, लेकिन बहुतों के पास यह अपूर्ण रूप में मतलब कि नहीं होता है और कुछ व्यक्ति में यह क्षणिक प्रकाश के रूप में होता है। तो इस प्रकार से अरविंद घोष जी का शिक्षा दर्शन कंप्लीट होता है। तो आपको इस पॉइंट में ध्यान में ये रखना है कि हमारा मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है, इसी बस को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और उसको अपने वर्ड में डिस्क्राइब कर देना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है श्री अरविंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। तो इसमें से फर्स्ट है सच्ची और वास्तविक शिक्षा वह है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को विकसित करके उसे सफल बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो इसमें अरविंद घोष जी ने शिक्षा को मनुष्य के अंदर की जो भी समस्त शक्तियां हैं उसको विकसित करने वाली और उसको सफल बनाने में सहायक प्रदान करने वाली माना है। वही नेक्स्ट पॉइंट है श्री अरविंद के अकॉर्डिंग शिक्षा की परिभाषा है शिक्षा मानव मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है, निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो श्री अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास और शुद्धता, फिजिकल डेवलपमेंट एंड प्योरिटी। तो इसमें श्री अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास करना, क्योंकि उन्होंने शारीरिक विकास में शरीर की शुद्धता को भी आवश्यक माना है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि शारीरिक शुद्धि के बिना मनुष्य का आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक के शरीर का पूर्ण विकास करना और उसकी आध्यात्मिक रूप से शुद्धि करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस।
तो श्री अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है विचारों की व्युत्पत्ति ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही होता है ना। तो उनका यह मानना है कि जैसे हमारे विचार उत्पन्न होंगे वैसे ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर। तो इसमें अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना है। तो उन्होंने मानसिक शक्तियों के अंतर्गत स्मरण, चिंतन, कल्पना, इमेजिनेशन, निर्णय है ना इत्यादि शक्तियों को डेवलप करने की बात कही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी। तो इसमें अरविंद घोष जी ने बालक में नैतिकता के विकास को भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःकरण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस। तो इसमें अरविंद घोष जी ने अंतःकरण के 4 लेयर्स हैं बताए हैं, जो कि इस पर पहले अभी हमने डिस्कस किया। तो यह अंतःकरण के 4 सतह हैं, चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान है। शिक्षा के माध्यम से इन चारों स्तरों का विकास करना ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। वही नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसमें श्री अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा की एक दिव्य शक्ति होती है जिसको शिक्षा के माध्यम से डेवलप किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम, करिकुलम। तो इसमें अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो अरविंद घोष जी ने अपने करिकुलम में निम्न पॉइंट को इंक्लूड करने की बात कही है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है इन्होंने अपने करिकुलम में उन विषयों को इंक्लूड करने की बात कही है जो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो और इसके साथ ही साथ जो बच्चे को अट्रैक्ट करे, है ना। वहीं सेकंड पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक हो, मतलब कि इन्होंने अपने करिकुलम में व्यवहारिक ज्ञान को भी इम्पोर्टेंस दिया है। वही नेक्स्ट पॉइंट है सूटेड टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, और इसके साथ ही साथ करिकुलम में उन चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए जो बच्चे के नीड्स, उसकी जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखा जाए और उसके रुचि के अनुकूल हो। वहीं लास्ट पॉइंट है विच हैज़ द फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, और साथ ही साथ करिकुलम में क्रियाशीलता के, परिवर्तनशीलता के गुण भी होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड्स। तो इसमें अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी टीचिंग मेथड्स में निम्न पॉइंट को इंक्लूड करने की बात कही है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ द चाइल्ड, बालक की स्वतंत्रता। तो इसमें अरविंद घोष जी ने अपने टीचिंग मेथड्स में बच्चे के सामने स्वतंत्र वातावरण को प्रस्तुत करने की बात कही है, जिससे कि वह अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सके, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था कि नियंत्रित वातावरण में बालक का डेवलपमेंट कुंठित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन बाय लैंग्वेज, मातृभाषा द्वारा शिक्षा। तो इसमें अरविंद घोष जी ने इस बात पर बल दिया है कि बालक को जो भी शिक्षा दी जाए वो उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए, जिससे कि वह कठिन विषय को भी आसानी से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, शिक्षा बालक की रुचि के अनुसार। तो अरविंद घोष जी ने अपने टीचिंग मेथड्स में बच्चे के इंटरेस्ट को भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन बाय सेल्फ एफर्ट एंड सेल्फ एक्सपीरियंस, स्वप्रयत्न तथा स्वानुभव द्वारा शिक्षा। तो इसमें अरविंद घोष जी ने बच्चे को स्वप्रयत्न और स्वानुभव द्वारा शिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया है, क्योंकि इसमें अरविंद घोष जी का ऐसा मानना है कि इस प्रकार से सीखा हुआ नॉलेज बच्चे के व्यक्तित्व में स्थायी रूप से उसका एक हिस्सा बन जाता है, और ऐसी शिक्षा जो है उसको रियल में और उसके लिए बेनिफिशियल होती है, उसके लिए वास्तविक होती है और उसके लिए लाभप्रद होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी टीचिंग मेथड्स में स्वप्रयत्न और स्वानुभव द्वारा शिक्षा पर बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो इसमें अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो इसमें अरविंद घोष जी ने शिक्षा, जीवन और अनुशासन को आपस में इंटर रिलेट पारस्परिक संबंध बताया है। वही अरविंद घोष जी अनुशासन के पक्ष में हैं और ये चाहते हैं कि दे आर इन फेवर ऑफ डिसिप्लिन एंड वांट एवरी चाइल्ड टू बी डिसिप्लिन कि तो इस प्रकार से श्री अरविंद घोष जी अनुशासन के पक्ष में हैं और वे चाहते हैं कि प्रत्येक बालक अनुशासित हो, बट दे आर नॉट इन फेवर ऑफ
इस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिन ऑन द एम्फेसाइज ऑफ फोर्स और पनिशमेंट, है ना। तो इस प्रकार से वे बल या दंड के जोर पर अनुशासन स्थापित करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग फोर्स और पनिशमेंट के बेसिस पर स्थापित किया गया अनुशासन कृत्रिम होता है, अमानवीय होता है और दुर्बलता को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से अरविंद घोष जी ने योग साधन के माध्यम से जीवन को अनुशासित करने की बात कहते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक का स्थान, प्लेस ऑफ टीचर। तो इसमें अरविंद घोष जी शिक्षक को ज्ञान देने का एक माध्यम मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वे उसे एक मार्गदर्शक के और सहायक के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो उन्होंने एक आदर्श शिक्षक को व्यक्ति की आत्मा को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए ऐसा माना है, और इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक को आध्यात्मिक विषय का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें योग क्रिया में भी दक्ष होना चाहिए। तो इस प्रकार से उनका यह मानना है कि अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं है, वह सहायक और पथ प्रदर्शक है। उसका कार्य सुझाव देना है, ना कि ज्ञान को लादना है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक का स्थान, प्लेस ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें अरविंद घोष जी ने बच्चे को शिक्षा का एक सेंटर पॉइंट माना है, केंद्र बिंदु माना है ना। सपोर्ट टू कीप द चाइल्ड्स इम्पोर्टेंस इंटैक्ट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया में वे बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय, स्कूल। तो अरविंद घोष जी के अकॉर्डिंग विद्यालय कैसा होना चाहिए, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग द स्कूल शुड बी सच दैट इट कैन डेवलप फिजिकल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ इनसाइड द चाइल्ड, कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो बालक के अंदर भौतिक व आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सके। और इसके साथ ही साथ वे यह भी मानते थे कि ही बिलीव्ड दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि वे विद्यालय का वातावरण विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए ऐसा वे मानते थे। मतलब कि आपसी सहयोग, प्रेम भावना, एकता, इन सभी चीज़ों को वह विद्यालय में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है श्री अरविंद जी का शिक्षा में योगदान, श्री अरविंद जी कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। तो शिक्षा में अरविंद घोष जी का एक महत्वपूर्ण विशेष योगदान रहा है ना। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है अरविंद हैज़ लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन, कि अरविंद जी ने व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति पर अत्यधिक बल दिया है। अरविंद हैज़ लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन, कि अरविंद जी ने व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आज के डेट में मनुष्य अपनी मन की शांति खो बैठा है। तो इसके लिए उन्होंने व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति पर अत्यधिक बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न एजुकेशन ऑफ श्री अरविंद is the establishment of a national and international योग यूनिवर्सिटी। तो श्री अरविंद की आधुनिक शिक्षा को दूसरी महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय की स्थापना की है, क्योंकि उन्होंने योग को केवल आध्यात्मिक वैल्यू ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भौतिक वैल्यू, भौतिक अर्थ भी दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंद टू इंडियन एजुकेशन इज इन द फील्ड ऑफ मदर टंग। तो श्री अरविंद जी की भारतीय शिक्षा को तीसरी महत्वपूर्ण देन रही है मातृभाषा के क्षेत्र में। इन्होंने अपनी टीचिंग मेथड्स में मातृभाषा को इम्पोर्टेंस दिया है ताकि बच्चा उस विषय को आसानी से समझ सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है श्री अरविंद concept of national education is also very important for the social and cultural development of the country and for its restoration। देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए और उसके पुनर्स्थापना के लिए श्री अरविंद की राष्ट्रीय शिक्षा की धारणा भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वही नेक्स्ट पॉइंट है he has given religion an important place in education। इन्होंने शिक्षा में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा का आधार धर्म हो, जिससे व्यक्ति को अपने अंदर की शक्तियों को विकसित करने में उसको अवसर मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज द यूनियन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, द लैंग्वेज, कल्चर, लर्निंग एंड लाइफ इन्फ्लुएंस ऑफ टू कंट्रीज हैव बीन मर्ज्ड इन देयर यूनिवर्सिटी। तो इनकी एक महत्वपूर्ण देन यह भी है कि इन्होंने पूर्व और पश्चिम के मिलन
इनके विश्वविद्यालय में दो देशों की भाषा, संस्कृति, विद्या और जीवन प्रभावों का मिलन हुआ है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने इसके बायोग्राफी में देखा था कि ये अपने 2 वर्ष के पश्चात अपने हायर स्टडीज़ के लिए अपना इंग्लैंड चले गए थे। तो इन पर पश्चिमी शिक्षा का भी इम्पैक्ट पड़ा है और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपने स्वदेश की शिक्षा को भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अपने देश की चीज़ें अपने देश की भाषा में ही पढ़ाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से इनके विश्वविद्यालय में 2 देशों की भाषा, संस्कृति, विद्या और जीवन प्रभाव का मिलन हुआ है, जो कि शिक्षा जगत को एक महत्वपूर्ण देन रही है। लास्ट पॉइंट है, ड्यू टू विच वर्ड लव, वर्ड ब्रदरहुड एंड वर्ड यूनिटी विल बी प्रोपागेटेड फॉर एजेस। तो इनकी इस उपलब्धि के कारण विश्व प्रेम, विश्व बंधुत्व और विश्व एकता का प्रचार युगों युगों तक होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा दर्शन में श्री अरविंद घोष जी का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री अरविंद घोष जी ने अपनी शिक्षा के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से अपना दृष्टिकोण रखा और अपने शिक्षा संबंधी विचारों पर इन्होंने व्यवहारिक रूप से अपने आश्रम और विद्यालय में इसको लागू किया है। इस प्रकार से श्री अरविंद घोष जी के विचारों में आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों की झलक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि श्री अरविंद जी का शिक्षा दर्शन समन्वयवादी दृष्टिकोण है ना, और यह तात्कालिक परिस्थिति पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट को कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास पर मिल जाएगा। तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस चैनल को B.Ed मंत्रास इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियोस आपके पास इजीली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।